जो मयाना रवि इख्तियार करता है वो किसी का मोहताज नहीं होता। कोई तमाशा है किसी मुल्क में कहता हूँ व्हाइट हाउस को मुफ्त बिजली नहीं मिलती। कि जो शाही अखराजात हैं उसको डाउनवर्ड पर लेके आए, उनके अखराजात को कम करें। कोई मईशत इस्तेकाम नहीं हासिल कर सकती जब तक उसकी कौम तालीम पर खर्च ना करे। हमारी आधी सैलरी तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में चली जाती है। हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अपने एक्सपेंसेस थोड़े कम करे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब और प्रोग्राम का आगाज़ अच्छी बात से करेंगे। कौल है मौला कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजह का, जिनका कहना है कि जो मयाना रवि इख्तियार करता है वो किसी का मोहताज नहीं होता। आज असेंबली में वफाकी बजट पेश किया जाएगा। अगर आपने अपने खर्चे कंट्रोल ना किए और मयाना रवि इख्तियार ना की तो फिर आने वाले दिन किसी भी बड़ी माली मुश्किल का सबब बन सकते हैं, क्योंकि नए बजट में नए टैक्सेस की भरमार होने वाली है। तो कोशिश कीजिए कि अपनी लाइफ में बैलेंस लाएं और मयाना रवि इख्तियार करें ताकि ख़ुद को किसी की मोहताजी से आप बचा सकें। इसी अच्छी बात के साथ हमें आगे बढ़ना शामिल करनी आज की बड़ी खबर। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा और पेंशनर्स को रिलीफ, मोबाइल फ़ोन सारिफीन, ताजरों और टैक्स पेयर्स के लिए तकलीफ। 18,900 अरब का वफाकी बजट मुश्किल मुआशी हालात में अवाम की मुश्किलात मजीद कितनी बढ़ा सकता है, ये जानेंगे आज के प्रोग्राम में। बच्चों से मजदूरी के खिलाफ आगाही का आलमी दिन। पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़ायद बच्चों का स्कूल से बाहर होना चाइल्ड लेबर की बड़ी वजह। इसके बावजूद बजट में शोबा तालीम के लिए रकम कहां से आएगी? सबसे कम रखी गई। माली साल 2024-25 में तालीम के लिए मुख्तस बजट क्या 2 करोड़ बच्चों को स्कूल भेजने के लिए काफ़ी है? इस पर भी बात होगी। आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा, हमारे घरों और हुकूमत की हालत एक सी है। कम आमदनी में घर का बजट बनाने की माहिर खवातीन की हुकूमत को क्या बजट तजावीज़ देंगी? दुनिया बोल है में खुसूसी सेगमेंट शामिल है। और वफाकी बजट से फिल्म इंडस्ट्री ने भी तवक्कुआत बांध ली। हुकूमत माली साल 2024-25 में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को क्या रिलीफ देने जा रही है, तफसीलात इस प्रोग्राम में आज आप जानेंगे। ये जनाब वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो जनाब इस वक्त सबके ज़हनों में यही सवाल है कि क्या होगा सस्ता, क्या होगा महंगा। IMF की मुशावरे से तैयार बजट आज ऐवान में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बजट का हजम 18,900 अरब होगा। अरबों रुपए की टैक्स छूट ख़त्म कर दी जाएगी। खाने पीने की अशिया, मोबाइल फ़ोन्स और गाड़ियाँ सब कुछ महंगा होने का इम्कान है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे का इम्कान है। FBR के लिए 12,970 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर कर दिया गया है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सिर्फ हमें इरफान आराई ने भी हैदराबाद से ज्वाइन किया, उनकी तरफ चलते हैं। इरफान बताइएगा, बजट पर आवाम की क्या राय है हैदराबाद में? जी बिल्कुल, आज बजट पेश किया जा रहा है और आवाम के लिए पेश किए जाने वाले इस बजट में हम आवाम से राय जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या तवक्कुआत हैं। इस वक्त हम एक होटल पर मौजूद हैं। आप बताइएगा आज के बजट में आपको क्या तवक्कुआत हैं? सर क्या बताएं आपको तवक्कुआत, ज़्यादा सारा बजट तो पंजाब के लिए होता, हमारे सिंध के लिए तो कुछ भी नहीं होता। हम तो वैसे ही पिस रहे हैं। दिहाड़ियाँ नहीं, क्या चीज़ सस्ती होनी चाहिए, किस तरीके से? आटा, घी, चीनी वगैरह, ये ज़्यादा मर्रा की रोज़मर्रा की ये चीज़ें ये सस्ती होनी चाहिए। अब हमारी दिहाड़ी है 800 रुपये, अब 500 रुपये का आटा ही लेके जाएंगे तो बाकी चीज़ें कहाँ जाएंगी? बीच में सब्जी भी है, दूध भी है, सब कुछ ही आ जाता है वगैरह। अच्छा, आप बताइएगा आज के बजट में क्या तवक्कुआत हैं, क्या चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, क्या महंगी होनी चाहिए? देखो जी, हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, सूबा सरहद, पंजाब और सिंध। अब देखो, सिंध के अंदर अपने हैदराबाद हम मजदूर आदमी हैं। पंजाब के अंदर 13 रुपए की रोटी चल रही है और अपना यहाँ हैदराबाद के अंदर 25 रुपए की रोटी चल रही है। अब मजदूर आदमी है, वो दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती है। अगर वो 10 रोटियाँ लेता है तो कितना फ़र्क पड़ता है?
कोई नहीं, आप तवक्को आज जो बजट है उसमें आप क्या कहते हैं, चीजें कौन सी सस्ती हुकूमत को करनी चाहिए? बस ये ज्यादा ज्यादा उसको चीनी, आटा, घी, रोटी, बस मजदूर आदमी के लिए यही सोना है सब। अच्छा, ये तवक्कुआत जो है लोगों की, वो आटा, घी, चीनी सस्ती होनी चाहिए। आप बताइएगा, क्या आपको बजट से तवक्कुआत हैं, क्या आप चाहते हैं? तो बजट से क्या तवक्कुआत होंगे? कारोबार है नहीं, मईशत तबाह हो गई है, पेट भर नहीं रहा है, गवर्नमेंट चला रहे हैं, चलाते रहो, अल्लाह हाफिज है आवाम का। कुछ भी नहीं है, बेकार है, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। और उनकी तनख्वाहें 2-2, 3-3 लाख रुपए हैं, यहाँ 2000 रुपये रोज नहीं मिल रहा है, 800-900 रुपये दिहाड़ी है, एक दिन लगती है, 2 दिन छुट्टी। जी, आपने आवाम की राय सुनी। हैदराबाद के शहरी जो हैं उनकी ज्यादातर ये तवक्कुआत हैं कि आम आदमी की जो चीजें बहुत शुक्रिया आपका इरफान, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे इसी सारी सूरत हाल पर, इस नंबर गेम पर, बजट पर बात करने के लिए इस वक्त हमें माहिर मुआशियात डॉक्टर नदीमुल हक साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नदीम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कहिएगा, हम लोग अभी देख रहे हैं जी बहुत महंगाई हो जाएगी, टैक्सेस की भरमार होने वाली है, एक आम बंदा ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का होता है कि कभी हमने ये नहीं सुना कि जो नया बजट आ रहा है इसमें मरात जो है ना अशराफिया की, वो हम कम करेंगे, सरकारी अफसरान के जो बजट है उसमें कटौती होगी, अरबों रुपए की मरात ये लोग ले जाते हैं, उसको कभी कम नहीं किया जाता, वो अखराजात वहीं के वहीं रहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि टैक्स इस मुल्क में कोई नहीं देता। टैक्स दे दे के लोग परेशान हो गए, बिजली के बिल पे टैक्स है, फोन के बिल पे टैक्स है। अगर इनकी पॉलिसी गलत है, इनको पॉलिसी बनानी नहीं आती, ये इतने इनकॉम्पिटेंट हैं, तो फिर दूसरों को क्या कहते हैं? यहाँ जो अखराजात है, आप मुझे बताइए, लाहौर में एक और GOR बन रहा है, अरबों रुपया खर्च हो रहा है सरकारी अफसरों के घरों के लिए। हर बजट में देखें आप कितने घर सरकारी होते हैं, आप देखिए कितनी गाड़ी सरकारी है। ये गाड़ियां और घर नहीं बंद होते। दूसरी चीज अय्याशी है कि 100-100, 200 बंदा एक टूर पे जा रहा है। भाई क्यों टूर पे इतने लोग जा रहे हैं? बाकी मुल्कों में तो नहीं होता। जब प्रेसिडेंट ऑफ द US यहाँ आता है, जब USSR चीन आता है, उसके साथ तो 100 बंदे नहीं होते। ये 100 बंदे क्यों जाते हैं? उनका खर्चा कोई नहीं है। हेलीकॉप्टरों पे, जहाजों पे सैर करना, उसका कोई खर्चा नहीं है। अच्छा, नए दफ्तर खुलते जाते, रोज खबर आती है कि एक नया दफ्तर खुल गया। वो दफ्तर करता क्या किसी को नहीं पता, और मीडिया पूछता भी नहीं कि ये खर्चे कहाँ जाते हैं भाई। और फिर ये है कि जी आप देखें, ये जो MNA के बजट्स हैं या MPS के बजट्स हैं, जो डेवलपमेंट बजट में इनका हिस्सा होता है, वो फिर बढ़ गया, 400 बिलियन के करीब है। आप जो 300 बिलियन IMF के आने पे टैक्स लगा रहे हैं, आप IMF को कहें कि हम ये 400 बिलियन खत्म कर रहे हैं, इनको MPS MNS को कोई नहीं मिलेगा PST। क्यों? हम 1000 साल से, पता नहीं हमें 20 साल तो हो गए कहते कहते ये बंद करो यार। ये क्या तमाशा है कि एक MNA MPA अपनी मर्जी का प्रोजेक्ट लगाता है, अपनी मर्जी के ठेकेदार को देता है। ये तो एक क्या कहते हैं लीगल करप्शन का डर। इस किस्म के 1000 खर्चे मैं आपको बता सकता हूँ जो गलत है। फॉर एग्जाम्पल, एक और चीज, आपके पास हजारों स्टेडियम खाली पड़े, आप उन पे गेम नहीं खेल लेते पर खाली पड़े रहेंगे। आपके पास हजारों ऑडिटोरियम खाली पड़े, कोई गेम उसमें नहीं कुछ करने देंगे। F9 में इतना अच्छा एक ऑडिटोरियम और वो चीजें हैं जो हमने पिछले 2-3 हफ्ते पहले हमने वहाँ बहुत बड़ा 2 डे का इवेंट कराया, वो बिल्कुल खाली पड़ा। 15 साल से पैसे जाया करके रखे हुए, उसके अंदर बिजली भी नहीं है, उसके अंदर क्या कहते हैं बिल्डिंगें गंदी टूट रही हैं। लेकिन मैं कहती हूँ नदीम साहब, आप ये देखिएगा कि आबादी जिस तनासुब से बढ़ रही है, हमारा ग्रोथ रेट उस हिसाब से कितना कम है, हमारी एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर हैं। हमें बाकायदा एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि पॉलिसी ऐसी बने जो कि साल चले। इन चीज़ों पर कोई तवज्जो नहीं है। रेनोवेशन पर, तज़ीनो आराइश पर हम इतने करोड़ों खर्च कर देते हैं सिर्फ पार्लियामेंट हाउस की। तो ये पता नहीं इनकी तरजीहात में क्या चीज़ शामिल है, तो समझ ही नहीं आती। आपने बहुत अच्छी बात की। इनकी तरजीहात में इसलिए शामिल है क्योंकि मीडिया सवाल ही सिर्फ एक ही पूछता है। मैं तंग आ गया, मैंने तो अब मीडिया से बात ही करनी बंद कर दी है। एक ही सवाल, टैक्स जीडीपी रेशो। और समझ एंकर्स बगैर तैयारी के आ जाते हैं शो करने के लिए, उठ के आ जाते हैं अपनी, वही कभी कुछ उन्होंने काम कोई किया नहीं होता, वो एक ही सवाल पूछते। देखिए आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा, ये सरकारी खर्चे क्यों नहीं कम होते? मैं तो कहता हूँ PSTP को भी बंद करो। मैं तो कहता हूँ बिजली का निज़ाम जो 30 साल से हमारा इतना नुकसान कर रहा है, जिसने हमारी हर चीज से ज्यादा नुकसान कर दी, 11 ट्रिलियन का नुकसान कर दिया,
स्काई ट्रेन आगे खड़ा है, उस पे किसी को क्यों नहीं सजा मिलती? क्या जो लोग बिजली के निजाम पर राज कर रहे हैं, मुफ्त बिजली ले रहे हैं, मुफ्त बिजली पता नहीं कितने अफसरों को मिल रही है, कोई तमाशा है किसी मुल्क में? मैं कहता हूँ व्हाइट हाउस को मुफ्त बिजली नहीं मिलती, 10 डाउनिंग स्ट्रीट को मुफ्त बिजली नहीं मिलती, या हर जज, हर ब्यूरोक्रेट, हर पता नहीं क्या क्या बंदे को मुफ्त बिजली मिल रही है। तो आप बात करेंगे तो आपको वो कहेंगे कि जी मुल्क तो डिफॉल्ट होने लगा था, हमने इसको डिफॉल्ट से बचाया है, हम तो मईशत को ट्रैक पर लेके आए हैं, इस मुल्क में तो कुआने को तैयार नहीं था, हमने यहाँ पे सरमायाकारी बुलाई है, हमारे यहाँ पर सऊदी वफूद आए, यहाँ पर चीन के वफूद आए, ये तो आ ही नहीं रहे थे, ये हालात थे यहाँ पे। देखिए जी, बात बड़ी सिंपल है, किसी ने डिफॉल्ट से नहीं बचाया, हम वहीं के वहीं बैठे हुए, ठीक है? 1 साल के बाद फिर आ जाएगा ये जो कहते हैं फंड प्रोग्राम हो गया, पिछले 75 साल से कोई फंड प्रोग्राम नहीं हो, हर जगह हमने डंडी मारी है, हर जगह हमने गलत काम किया। और ये कहते हैं कि फॉरेनर कोई आ जाए, आप देख लें FDI जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो पिछले 75 साल में वही छोटी छोटी, कभी कभी 500 मिलियन आ गया, 100 मिलियन आ गया, 200 मिलियन आ गया, यार ये कोई रकम है? ये तो हर बच्चा वॉल स्ट्रीट में जेब में 1-1 अरब 2-2 अरब के लिए हम पूरा टोला लेके जाते हैं, वहाँ 5 स्टार होटल्स में स्टे करते हैं, हजारों अरब रुपया हमारे पर कर्जा है, और उस 1-1 2-2 अरब के लिए हम जनाब वहाँ जाके डेरे डाल के बैठ लेते हैं, और बाकायदा समटाइम तो विद फैमिली ट्रिप होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रही है। और मुझे बताइए जो सरकारी घर है, हमने इस्लामाबाद में हिसाब लगाया, इस्लामाबाद में जितने सरकारी घर है उसको अगर हम लेके और अच्छे तरीके से बेचे और बिल्डिंगें बनाने दें, वहां हमें तकरीबन $55 बिलियन का फायदा हो सकता है। पर वो $55 बिलियन के डॉलर आपने माशाल्लाह अफसर बैठाए हुए हैं। और जद्दी पुश्ती, फिर आप मुझे बताइए कि जो इनके तमाशे हैं कि जी कुछ बनने नहीं देते शहरों में कहते हैं बिल्डिंग नहीं बन सकती। अच्छा, फिर इनको देखें कि ये लोग कहते हैं कि जी हम, आप बात करी थी कि पॉपुलेशन की, हमारे पास 122 मिलियन बच्चे हैं अंडर द एज ऑफ 20। मतलब आप सोचिए, सोचने वाली बात है, हमारे पास यूरोप के कई मुल्कों से कई मतलब ज्यादा बच्चे हैं। वो बच्चे कहाँ जाएंगे जब वो बड़े होंगे? उनको नौकरी चाहिए। हमने हिसाब लगाया है यहाँ कि अगर उन बच्चों को आपने एम्प्लॉय करना है, आपको तकरीबन 8% GDP ग्रोथ चाहिए, 8%, और 1 साल नहीं 30 साल। उसके बाद हमने हिसाब लगाया कि 8% GDP ग्रोथ करने के लिए आपको डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट 28% चाहिए। तो भूल जाए तो हम सारा वक्त भीख मांगते रहते हैं, हमें ख्याल नहीं। लेकिन देखिए नदीम साहब, मसला ये है कि ये सारे नुक्ते जिन पर आप बात कर रहे हैं ना, ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर होगा जिसकी मतलब ना उसको नो हाउ इतनी नहीं होगी कि वो इन पॉइंट्स पे सोचता ना हो। कभी हम अपॉइंट करते हैं इजिप्ट से, कभी हम US से अपॉइंट करते हैं, कभी UK से अपॉइंट करते हैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स कि जनाब ये इतने बड़े इदारों में काम करते हैं, इन्होंने वर्ल्ड बैंक्स में सर्व किया हुआ है, तो लिहाजा ये हमारी इकोनॉमी को संभाला देंगे और ये चीज़ों को डगर पर लाएंगे। लेकिन आज तक वैसे नहीं हो पाया, पता नहीं क्या वजह है। देखिए, जो लोग आप अपॉइंट करते हैं ना, पहली चीज तो आप बैंकरों को अपॉइंट करते हैं। एक फाइनेंस मिनिस्टर आया है बाहर से, हफीज शेख जो इकोनॉमिस्ट, बाकी सारे बैंकर हैं, ठीक है? बैंकर है या फिर रिश्तेदार है, दो ही चीजें ना, बैंकर या रिश्तेदार। अब बैंकर को तो पैसे क्या कहते हैं, किसी के लेने देने आते हैं, उसको तो सिर्फ वो कारोबार आता है पैसों का कि जी किसी की मेहनत समाजत करके डिपॉजिट ले लो, मेहनत समाजत करके आगे कर दो। अच्छा, दूसरी ये चीज है, हमारा जो मॉडल है वो हीरो मॉडल के, एक बंदा आके जैसे हम कहते हैं खान साहब ठीक कर देगा, नवाज ठीक कर देगा, वो यार इकोनॉमी एक बंदे से नहीं चलती। आपका टीवी स्टेशन भी एक बंदे से नहीं चलता। सही बात है। आपको टीम चाहिए, आपको क्रिकेट टीम भी 11 बंदे होते हैं। हमारी इकोनॉमी हम एक बंदा लाके खुश हो जाते हैं। एक बंदा भी जो आता है यहाँ वो अपनी टीम नहीं बनाता, टीम वही रहती है सिविल सर्विस, टीम वही सिविल सर्विस रहती है। और एक और बात आप सुन लीजिए गौर से, सिविल सर्वेंट हमारे वो पता नहीं किसके मुलाजिम है। आधी जिंदगी तो वो काम करते हैं लेंडर्स के लिए, आधी जिंदगी वो FCDO विच इज ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस, USAID, उनके स्कॉलरशिप बाहर जाते हैं, उनके साथ काम करते हैं, फिर जब रिटायर होने लगते हैं उनके पास चले जाते हैं। तभी तो इनको ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस को या फॉरेन कंसल्टेंट्स के इतना वो साथ जुड़े हुए हैं कि अभी देखिए हमने होम ग्रोन प्रोग्राम के लिए बाहर से बंदा बुलाया। वाहिद मुल्क है, अफ्रीका में भी ये नहीं होता, हमने होम ग्रोन प्रोग्राम के लिए गोरा मंगाया। मुझे बताइए आप, देखिए हम हर काम के लिए गोरा मंगाते हैं, क्रिकेट टीम को ट्रेन करने के लिए भी गोरा ही मंगाते हैं, और इस मामले को ठीक करने के लिए भी हमें गोरों की जरूरत होती है, या फिर उन लोगों की जो गोरों के साथ काम करते हैं। नहीं आओ अब आज देखते हैं जो बजट पेश होता है उसमें क्या आवाम के लिए उन्होंने रखा है, क्योंकि तनकीद तो पहले ही बहुत शुरू हो गई है। लेट्स सी कि क्या आज होता है। बहुत शुक्रिया आपका
डॉक्टर नदीमुल हक साहब, आप मेरे साथ मौजूद रहे हैं, पर बात की है। अभी हम इस्लामाबाद चल रहे हैं, फहद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है और लोग बजट पर क्या राय रख रहे हैं। जी फहद। देखिए, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। कौमी असम्बली में 4 बजे जो है वो इजलास तलब किया गया है, बजट पेश किया जाएगा। उससे कबल वफाकी काबीना का आज खुसूसी इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा, जिसमें मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की जो तजवीज़ है उस पर गौर किया जाएगा और हतमी फ़ैसला तनख्वाहों में इजाफे का वफाकी काबीना करेगी। और दूसरी जानिब अपोजिशन की बात की जाए तो उन्होंने भी तैयारियां आज मुकम्मल कर रखी हैं और भरपूर एहतजाज का ऐलान कर रखा है बजट की तकरीर के दौरान। और वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ये पहली बजट तकरीर होगी और एक टेस्ट होगा आज वो अपोजिशन के शोर शराबे में किस तरह बजट तकरीर करते हैं। बजट के खदोखाल की बात की जाए तो 3800 अरब रुपए की तकरीबन जो टैक्स छूट है, जो सब्सिडीज़ हैं, उनको ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है, क्योंकि IMF की मुशावरत से ये बजट जो है ये बनाया गया है। और 18,900 अरब रुपए का मजमूई हजम है इस बजट का, जिसमें बहुत से टैक्स इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं। दरामदी अशिया तकरीबन जितनी भी हैं उन पर टैक्सों की शरह में इजाफे की तजवीज़ है, चाहे वो दरामदी गाड़ियाँ हों, पुरानी गाड़ियाँ हों, मोबाइल फ़ोन्स हों, कॉस्मेटिक्स हों, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, खाने पीने की चीज़ें हों, दूध, दही, बिस्किट, चॉकलेट से इम्पोर्टेड जो है उन पर भी टैक्सों में इजाफे की तजवीज़ दी गई है। आवाम का कहना है कि तवक्को है कि इस हुकूमत का पहला बजट जो है वो आवाम दोस्त होगा, लेकिन साथ ही IMF की शराइत जो हुकूमत पूरी करने जा रही है, मसला IMF की शराइत का ही तो है जो कि पूरी करने के लिए आवाम पर मजीद बोझ डाला जा सकता है। अच्छा जाफर, आपकी तरफ आती हूँ मैं, लाहौर में क्या रद्द अमल है बजट पर आवाम का? वफाकी हुकूमत की जानिब से जो आज बजट पेश किया जा रहा है, लेकिन आपको पता है कि बजट जब पेश होना होता है उससे पहले हर शख्स, मर्द, ख़वातीन, सब की नज़र उस बजट पर होती है, क्योंकि हर किसी का जो मसला वो बजट है जब जो हुकूमत पेश करती है। क्योंकि अगर ख़वातीन की बात करें तो ख़वातीन को ये उनकी ये कोशिश होती है कि जो खाने पीने की अशिया, जो रोज़मर्रा की अशिया वो सस्ती हो। और इस तरह अगर हम मर्द हज़रात की बात करें तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ चाहिए होता है टैक्सेस की मद में, ख़रीदारी की मद में। अगर वो कारोबार करते हैं तो उनको चाहिए होता है कि कम से कम जो है टैक्स उन पर लगाया जाए। लेकिन जो अब तक की खबरें आ रही हैं, जो हुकूमत की जानिब से हुकूमती ज़राए ने बताया कि IMF की शराइत पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है टैक्स लगाया जा सकता है। दूसरे अगर हम मुलाजमीन की बात करें तो उनका भी एक ही मुलाजमीन ने भी यही एक्सपेक्टेशन रखी हुई है कि भाई अल्लाह करे कि रिलीफ टैक्सेस उस तरीके से ना लगे। बहुत शुक्रिया आपका जाफर और फहद, आप मेरे साथ मौजूद रहे हैं। अभी हमें इफ्तिखार अहमद शेख साहब ने ज्वाइन किया है, सदर है के CCI के। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। वालेकुम अस्सलाम। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा आपकी तवक्कुआत क्या है बजट से जो कि आज पेश किया जा रहा है? देखिए जी, पिछले 2-3 बजट में तो हमें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बजट जो है वो शॉर्ट टर्म हुकूमतें थी 1 साल के लिए और 6 महीने के 8 महीने के लिए। इस साल लॉन्ग टर्म आई हैं और हमारी हुकूमत से बातचीत भी हुई है, हमने मुतालबा भी किया है कि लॉन्ग टर्म मईशत की पॉलिसीज़ हैं ताकि मईशत जो है वो एक ट्रैक पर अपने चल पड़े। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि 10 साल पॉलिसी आप दें ताकि 3-4 साल तक हम उसको ट्रैक पर लेके आ सके। इस वक्त मईशत की हालत इतनी बुरी है, महंगाई का आलम भी बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री चल नहीं रही है। ये तमाम अवामिल को देखते हुए हमने उसी हिसाब से गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट की है कि नए टैक्स को ना लगाया जाए। आगे महंगाई का बहुत है मसला, अब अवाम पर भी अवाम दोस्त बजट लेके आएँ और कोशिश करें कि जी जहाँ चोरी है, जहाँ लीकेज है, उस जगह को ख़त्म किया जाए। जो ब्यूरोक्रेसी है, उसके जो शाही अखराजात हैं उसको डाउनवर्ड पर लेके आएँ, उनके अखराजात को कम करें, ना कि नए टैक्स लगाए जाएँ। इसके लिए हमने गवर्नमेंट से भरपूर डिस्कशन भी की है और मानत भी उनको की है कि जी आप नए टैक्स पेड़ ढूंढे और पुराने एग्जिस्टिंग टैक्स पर ज़्यादा टैक्स का बोझ ना डाला जाए। सही, तो इसका मतलब ये है कि आपकी डिस्कशन ये हुई है तो आप बड़े पुरुमीद हैं कि रिलीफ अच्छा खासा इस बजट में जो है वो पेश किया जाएगा आवाम के लिए, ऐसा ही है? ऐसा देखें, ऐसा तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस वक्त जो IMF का भी प्रेशर है और जो इकॉनमी का भी प्रेशर है, डेफिनेटली टैक्स की तरफ ये ज़रूर जाएंगे उनको टैक्स के आदाब भी पूरे करने हैं। लेकिन हमारा मशवरा सिर्फ गवर्नमेंट को ये था
कि आप नए टैक्स लगाने के बजाय नए टैक्स पेयर को ढूंढें ताकि टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये ना हो कि नए एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री टैक्स पेयर्स है या तनख्वाहदार तबका जो टैक्स देता है उसको ज्यादा तो आप लोगों ने शेख साहब उनको मशवरा नहीं दिया कि टैक्स पेयर्स की तादाद फिर कैसे बढ़ाई जा सकती है? क्योंकि अभी जो हम खबर पढ़ रहे हैं उसमें तो ये कि जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए भी मजीद मुश्किलात हैं, उनको भी सामना करना पड़ेगा। हमेशा यही होता है कि जो टैक्स पेयर होता है उसी पर ज्यादा बोझ डाला जाता है। देखिए, लोगों को गवर्नमेंट को एक स्कीम चलानी पड़ेगी कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसको प्रिविलेज क्लास में लेके आना पड़ेगा। लोगों को ये बताना पड़ेगा कि टैक्स देने से कोई मुश्किलात नहीं आती, टैक्स देने से पाकिस्तान के मसाइल हल होते हैं। और चाहे आप जो लोग भी आमदनी कर इस मुल्क में करते हैं, इस मुल्क से जो भी कमाया जाता है, जो भी कमाता है उस पर कम से कम टैक्स देना चाहिए उसको, जो भी आमदनी वाले तबके हैं। तो हमने गवर्नमेंट को तजावीज़ दी हैं कि आप जो प्रिविलेज क्लास जो टैक्स पेयर है उनको प्रिविलेज क्लास में लेके आएँ, उनको लोगों को ये बताएं कि यहाँ आने से आपको ये मराद दी जाएंगी। आप जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर उसको मराद नहीं देंगे तो लोग डरेंगे। ये ब्यूरोक्रेसी का जो हथकंडे हैं जिसको कहते हैं कि ये ऑडिट कर दिया और फिर नोटिस आ गए तो वो कहते हैं जी हम टैक्स नेट में क्यों आए हैं। मैं शेख साहब आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम लोग बड़ा दौरे करते हैं, वफूद के साथ जाते हैं, और वो कंट्रीज़ जो कि पहले ज़ाहिर है तरक्की याफ्ता नहीं थी लेकिन देखते ही देखते उन्होंने सब्सिडी भी आवाम को दी, इसके साथ साथ अपनी पॉपुलेशन को भी मैनेज कर रहे हैं, जिनमें अगर नाम मैं लूँ तो वियतनाम हमारे सामने एक एग्जांपल है, बांग्लादेश एक एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है कि जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये सब कुछ मैनेज किया है। क्या वजह है कि हम लोग उस तरह की किसी पॉलिसी पर अमल नहीं करते? हमारे यहाँ जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, गरीब है वो टैक्सों के बोझ तले दबता जा रहा है, उसके लिए ऐसा कोई रिलीफ नहीं है, और अब भी जो बजट आ रहा है फिर महंगाई की खबरें हैं। तो क्या वजह है कि हम लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं? देखिए, बात ये है कि ये सारे काम करने के लिए ना आप अगर जिन मुल्कों की मिसाल दे रहे हैं उस मुल्क में मईशत के लिए कारोबारी तबके के साथ बैठकर 10-10 साल की मईशत की पॉलिसी बनाई गई है। हुकूमत अगर बदल भी जाती है लेकिन वो पॉलिसी को चेंज नहीं किया जाता। और एक कारोबारी आदमी जब ये सोचता है कि जी मैंने 8-10 साल तक जो भी हुकूमत आएगी वो हमें चेंज नहीं करेगी, हमारी पॉलिसीज को चेंज नहीं करेगी, कोई ऐसा रोज नहीं लाएगी, तो वो अपने सौदे भी लंबे करता है और कोशिश करता है कि मैं लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के साथ अपने कारोबार को बढ़ाऊं। देखें, कारोबार बढ़ता है तभी दुनिया के अंदर स्टेबिलिटी आई है, महंगाई कम होती है और टैक्सेस का निजाम जो है बेहतर अंदाज से चलना। आपने कारोबार बढ़ने की बात की है, देखिए स्टेबिलिटी ना हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा शेख साहब, आपने कारोबार बढ़ने की बात की है तो इसके अंदर शेख साहब आप क्यों अब इस हवाले से नहीं सोचा जाता कि देखिए जो इन्वेस्टर है वो तो यही सोचता है कि मैं चलते हुए कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करूं तो मेरा पैसा भी महफूज रहेगा, नए सिरे से कारोबार शुरू करेंगे पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये जो हमारे जॉइंट वेंचर बनते हैं कभी सऊदीया के साथ कभी चीन के साथ, क्यों इनसे ये रिक्वेस्ट नहीं की जाती कि जो ऑलरेडी आपके प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं उन्हीं में मजीद कैपिटलाइज करें ताकि वो जल्दी मुकम्मल हो बजाय इसके कोई नई चीज शुरू की जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने अभी की है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो हमारी इंडस्ट्री भी है, इसी तरह जो प्रोजेक्ट भी हमने अनाउंस किए हुए हैं उसका रिवाइवल करेंगे तो जाके मसले हल होंगे, तब नए प्रोजेक्ट्स हम चला सकते हैं। अगर हम उसका रिवाइवल ही नहीं करेंगे, उनको ही लेके बैठ जाएंगे और उनके ऊपर बोझ पे बोझ डालते रहेंगे और प्रोजेक्ट को शुरू नहीं, K4 का प्रोजेक्ट ले ले और बहुत सारे रेकोडिक के प्रोग्राम हैं जो हमने 10 साल से चला रहे हैं लेकिन चल नहीं रहे। 100 बातों की एक बात वही है शेख साहब कि जब तक हम एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाएंगे जो कि अगले साल चले तब तक पॉसिबल नहीं है कि चीजें ट्रैक पर आए। बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार अहमद शेख साहब कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है और आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूल नहीं जाते, लेकिन पिछले 70 सालों में मुसलसल तालीम का बजट नज़रअंदाज होता आ रहा है। साल 2023 यानी कि पिछले साल के बजट में हुकूमत ने तालीम के लिए सिर्फ 82 अरब रुपए मुख्तस किए थे और ये टोटल 1.7% से भी कम था। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे यहाँ तालीम और बच्चों के मुस्तकबिल की अहमियत ये है कि इसका बजट 2% भी नहीं होता। दूसरा बड़ा मसला ये कि तालीम के लिए जो बजट रखा जाता है उसमें से आधे से ज़्यादा तनख्वाहों और पेंशन्स की नज़र हो जाता है, जबकि तनख्वाह लेने वाले साथ की बड़ी तादाद या तो गैर तरबियत याफ्ता है या घोस्ट मुलाजमीन है।
अब इस साल नए बजट में तालीम के लिए जो भी रकम रखी जाएगी उसमें से 20 अरब 25 करोड़ का एक नया खर्चा आ गया, यानी कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में वजारत तालीम और पेशेवराना तरबियत पर यह रकम रखी जाएगी। तो ये मसाइल भी हैं, उसके अलावा जो तालीम का निज़ाम है वो भी आपके सामने है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें प्रोफेसर वसीम काजी साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर साहब, ये जो मैंने अभी सारी सूरत हाल बताई है तालीम के निज़ाम के हवाले से और बजट के हवाले से, आप लोग मुतमईन हैं जो पैसे रखे गए, रखे जाते रहे और अब रखे जाएंगे उससे? इन तमाम अदाद व शुमार से कौन मुतमईन हो सकता है जब हम अपने माशरे का जायज़ा लें और माशरे में फैलती हुई अबतरी, माशरे में फैलती हुई बेरोज़गारी का जायज़ा लें, तो हमें पता चलेगा कि कोई मईशत इस्तेकाम नहीं हासिल कर सकती जब तक उसकी कौम तालीम पर खर्च ना करे। तो जब तालीम के अदाद व शुमार देखते हैं तो आपने बड़े सही बताया कि 2 करोड़ 60 लाख से ज़ायद बच्चे हैं जो कि 55% से ज़्यादा हैं उस एज का जो कि स्कूल गोइंग एज है और वो स्कूल से बाहर है। अब जब ये बच्चे 55% से ज़्यादा बच्चे आपके स्कूलों से बाहर हों और फिर उनके पास कोई हुनर ना हो और तालीम की सहूलतें ना हों, तो कैसे हम अपने मुल्क को एक माशरती, माशी या सियासी इस्तेकाम दे सकते हैं? तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने 70 साल से अपनी तालीम को बाकायदा नज़रअंदाज किया, 70-75 साल से, और अब हम इस नहज पे आ गए हैं, इस दोहराए पर आ गए हैं कि अगर हम इसको वॉर फुटिंग पर, और अभी पिछले दिनों मैंने सुनने में आ रहा था कि वज़ीर आज़म साहब ने तालीमी एमरजेंसी का ऐलान कर दिया है, तो ये वाक़अतन एक एमरजेंसी की सूरत हाल है कि हमें तालीमी एमरजेंसी का ऐलान कर देना चाहिए कि हम अब से फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड वी विल इन्वेस्ट मोर ऑन एजुकेशन। लेकिन अब इसमें काजी साहब डिपेंड तो ये करता है ना कि आपने तालीमी इमरजेंसी का तो ऐलान कर दिया है, लेकिन आप उस इमरजेंसी के हल के लिए ज़ाहिर है उसको जो मसाइल उनको ओवरकम करने के लिए आप बजट क्या मुख्तस करते हैं, आपकी पॉलिसी क्या होती है, आप कितनी संजीदगी के साथ और कितनी तरजीही बुनियादों पर इस पर काम करते हैं, आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हमारे यहाँ कई ऐसे स्कूल हैं जो कि मेरा ख्याल है कि अब मवेशी बांधने की जगह वो बन चुके हैं। मुलाजमीन की बात की जाए तो वो घोस्ट मुलाजमीन है। तालीम का निज़ाम इस तरह का है कि यहाँ पर हर साल हम बूटी माफिया को देखते हैं कि जो बेलगाम होती है, कुछ नहीं किया जाता। उसके अलावा पेंशन्स, जो अभी मैंने खबर दी कि वो इतनी ज़्यादा है कि आधा बजट तो पेंशन्स में निकल जाता है, और मुलाजमीन भी वो हैं जो गैर तरबियत याफ्ता टीचर्स रहे हैं। तो इस पर आपकी राय क्या है? तुमने बिल्कुल क्रक्स ऑफ द मैटर पे बात की है। यही हमारे तालीम के बुनियादी मसाइल हैं। हमारे मयार तालीम में जो इनतात आया है उसकी बुनियादी वजह पेशावराना तरबियत का ना होना, मेरिट पे उस्ताज़ा का सिलेक्शन का ना होना। हमारे एक्सेस के अंदर जो मसाइल है वो ये है कि हमने स्कूल खोल लिए ऐसी जगहों पर जो आज अस्तबल के तौर पर या जो गाय घोड़े बांधने या जानवर बांधने के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं और बच्चों को एक्सेसिबल नहीं है। आज हमारे पास ऐसे मसाइल हैं कि सियासी सतह पर जो है वो भर्तियाँ कर दी जाती हैं स्कूलों के अंदर, और हमारे मयार तालीम बड़े बुरे तरीके से मुतासिर हो रहा है। देखिए जी, अगर हमने तालीम, मेरा जो बुनियादी नुक्ता नज़र यही है कि एमरजेंसी का जब भी आप ऐलान करते हैं तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। अगर आपने ये ऐलान किया है तो आपके अदाद शुमार, यानी अदाद शुमार का मतलब ये कि फाइनेंस के अदाद शुमार, आपकी इन्वेस्टमेंट के अदाद शुमार, इस बात की अक्कासी करना चाहिए उसको, या गमाजी करना चाहिए उसको कि आप वाक़अतन तालीम को एक तरजीहात में अपने ले रहे हैं, जो कि अभी होता हुआ नजर नहीं आता है मुझे। सही। अब आखिर में मैं चाहूंगी कि होना क्या चाहिए? देखिए, अगर आप तालीम को देखें, तालीम के शोबे को देखें, तो तालीम का शोबा जो है वो कनेक्टेड है आपके माशरती इस्तेकाम के साथ, आपकी मईशत के इस्तेकाम के साथ। और अगर आप तालीम के शोबे को बाकायदा इंतज़ामी सतह पर एनालाइज करें तो एक उसकी प्राइमरी एजुकेशन है, एक उसकी सेकेंडरी एजुकेशन है, और इसकी एक हायर सेकेंडरी एजुकेशन है, और चौथी जो एजुकेशन है वो हायर एजुकेशन है। अब इन चारों में अगर आप देखिए, निसाब की सतह पर भी कोई कनेक्शन नहीं है, इन चारों में कोई मेयार की सतह पर भी कोई कनेक्शन नहीं है। ये कनेक्शन पहले बनाना पड़ेगा, इन चीज़ों को बेहतर। बहुत शुक्रिया आपका काजी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जुड़े रहिए दुनिया बोले के साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंतहाई अहम और बड़ी खबर के बारे में। बजट में इस्तेमालशुदा गाड़ियों की दरामद पर आयद ड्यूटी और टैक्स बढ़ाने और नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि हुकूमत को ये बात अच्छी तरह पता थी कि साल 2021 से 24 के दौरान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जवाल पजीर हुई है। मकामी सतह पर मैन्युफैक्चरिंग बंद हुई, दरामदशुदा गाड़ियाँ और उनके स्पेयर पार्ट्स का काम बंद हुआ। हत्ता कि कई कंपनीज ने पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। हद तो ये है कि सेकेंड हैंड पुरानी गाड़ियों का कारोबार, जो कराची, लाहौर और रावलपिंडी जैसे बड़े शहरों में एक मुनाफा बख्श कारोबार समझा जाता था, अब इंतहाई महदूद हो गया है। माहिरीन के मुताबिक नई गाड़ियों की सनत को टैक्स के इजाफे ने नुकसान पहुंचाया है, जबकि पुरानी गाड़ियों के कारोबार को जायद कीमतों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से खरीदारों की कमी ने नुकसान पहुंचाया है। अब आज नए माली साल के बजट का दिन है और अब इतलात ये है कि वफाकी बजट में ऑटोमोबाइल सेक्टर से पिछले साल की निस्बत 60 से 70 अरब रुपए का इजाफी टैक्स रेवेन्यू हासिल किया जाएगा। खबर यहाँ ये बहुत काम की है कि जुलाई 2023 से अप्रैल 2024 तक इस्तेमालशुदा गाड़ियों की औसतन माहाना दरामद सिर्फ 3068 यूनिट्स रही, जिससे मकामी जो सनत है उसको भी नुकसान पहुँचा है। HM शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया, चेयरमैन है मोटर डीलर एसोसिएशन के, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम HM शहजाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा HM शहजाद साहब, जो खबर आपको मिली है इस नए बजट के हवाले से, गाड़ियों की जो इंडस्ट्री है उससे तकरीबन 60-70% इजाफी रेवेन्यू जनरेट अब करना है, यानी कि टैक्सेस बढ़ेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऑलरेडी तमाम गाड़ियों के ऊपर, चाहे वो लोकल गाड़ियां हों, चाहे वो बाहर से PR बैगेज गिफ्ट के तहत जो गाड़ियां आती हैं, ऑलरेडी उस पर बहुत हाई टैक्सेस हैं। और मैं नहीं समझता कि हुकूमत को इन चीज़ों को छेड़ना चाहिए, क्योंकि पहले ही गाड़ियां जो हैं वो कुव्वत खरीद में नहीं है लोगों के, तो मतलब हुकूमत क्या करने जा रही है। और बहुत सारे रास्ते हैं हुकूमत को टैक्स कलेक्शन करने के लिए। अगर ये ऑटोमोबाइल, चाहे वो लोकल असेंबलर्स हों, चाहे वो TR बैगेज गिफ्ट के तहत हों, वो ऑलरेडी बहुत हाई टैक्सेस दे रहे हैं। नहीं तो इसमें HM शहजाद साहब मुझे ये बताएगा कि हमने सबको पता है कि ये इंडस्ट्री जो है वो ज़बोआली का शिकार रही है, प्लांट्स बंद हो गए, इंपोर्ट्स बंद हो गई, स्पेयर पार्ट्स यहाँ तक के नहीं मिले, लोगों ने कारोबार अपने बंद कर दिए, छोटी पुरानी गाड़ियाँ इतनी महंगी हो गई, लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। अब उस पर इजाफी जब ये टैक्स लग जाएगा तो मेरा तो ख्याल है कि फिर गाड़ी तो भूल जाए आप कि आपको लेनी चाहिए। अच्छा देखिए, आप अब दो बातें कर रही हैं। एक, आप लोकल गाड़ियों की बात कर रही हैं। इस वक्त लोकल जो गाड़ियां हैं, हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम असेंबलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स नहीं हैं। हम पिछले 40 साल से लोगों को गाड़ियां असेंबल कर करके दे रहे हैं। बिल्कुल। जब सुजुकी बना और 1981-82 में उन्होंने जो डिलीशन प्रोग्राम पे साइन किया था, उसकी स्पिरिट ये थी कि आइंदा 5 साल बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हम पाकिस्तान में ले आएंगे, लोकलाइजेशन करेंगे, मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बनाएंगे, मुल्क की ज़रूरत को पूरा करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसमें ये बुरी तरीके से नाकाम रहे हैं, खासकर जो पुराने 3 प्लेयर्स हैं, टोयोटा, होंडा और सुजुकी। तो ये तो इनका अपना बोया हुआ है जो आज ये काट रहे हैं। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती, लोकलाइजेशन होती, तो आप यकीन करें कि इंडिया से ज़्यादा सस्ती हमारे मुल्क में गाड़ियाँ होती और हम अपनी आवाम को मेड इन पाकिस्तान सस्ती मियारी गाड़ी भी देते और एक्सपोर्ट करके हम एक बहुत बड़े पैमाने पे डॉलर लेकर आते अपनी मुल्क की जरूरत को पूरा करते। साहब मुझे ये बताएगा कि अब जो कि मैंने देखा है रोड्स पे चलती नजर आ रही हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई हैं, स्कूटीज आ गई हैं, और खबरें कुछ ऐसी थी कि पाकिस्तान में भी अब एक सस्ती हाइब्रिड कार, इलेक्ट्रिक कार बनने जा रही है। तो इस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है या फिर इस पर काम कहाँ तक पहुंचा है? क्या वो वक्त पाकिस्तानी कभी देखेंगे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सस्ती अच्छी फ्यूल एफिशिएंट कार हमें सस्ते दामों मिलेगी? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है और आपने इतना अच्छा सवाल किया है कि इस पर घंटों में बातें कर सकता हूँ। लेकिन बात वही है कि जो हमारा लोकल असेंबलर माफिया है ना, ये एक कार्टेल है। जो टोयोटा बनाता है वो होंडा नहीं बनाता, जो होंडा बनाता है वो सुजुकी नहीं बनाता। ये बुरी तरीके से जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डॉलर CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करके लाते हैं और इतने बड़े पैमाने पे हमारा डॉलर मुल्क से जा रहा है।
और सारे का सारा ये डॉलर जो है, मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत IMF से कर्जा लेती है इन लोकल असेंबलरों के लिए। अब आपने जो सवाल किया है ना कि क्या हम हाइब्रिड और एक इलेक्ट्रिक कार हम देख पाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि कम से कम जब तक ये असेंबलर्स है, जब तक ये लोकलाइजेशन नहीं करेंगे, मुल्क में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं लेकर आएंगे, ये कैसे पॉसिबल है। हम पहले ही जो पेट्रोल गाड़ियां हैं वो आवाम को सस्ती म्यारी दे नहीं पा रहे, तो ये ख्वाब तो ख्वाब ही रहेगा। अच्छा बेचिम शिजात साहब, मुझे ये भी बताइएगा, अब ये ख्वाब अल्लाह करे कभी हकीकत बने, हम तो उस वक्त के इंतज़ार में हैं, लेकिन अभी ये जो सारी सूरत हाल है इसमें जो ओन लेने वाले हैं ये भी एक माफिया है, लोकल असेंबलर्स भी आप कह रहे हैं कि जी एक अलग ही कार्टेल और ये सारी चीज़ें। तो अभी सारी सूरत हाल में जब ये नए टैक्सेस लगेंगे तो अजाफी बोझ अवाम पे ज़ाहिर पड़ेगा। थोड़ा सा आप ये टेक्निकलिटी समझाएंगे कि टैक्सेस अब किस तरह वसूल किए जाएंगे इस इंडस्ट्री से? देखें, बात यह है कि कंपनी डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं देती मां सिवाय अपनी आमदनी के ऊपर टैक्स के। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आवाम से जो गाड़ियां बुक कराते हैं उनसे ये पैसा लेके हुकूमत के खजाने में जा रहा होता है। अच्छा, आप देखें यहाँ पर भी, इसमें भी मैं दो बातें आपको बता दूं कि इस वक्त इतनी गंभीर सूरत हाल है कि पिछले दिनों आपने देखा कि एक पाकिस्तान की एक कंपनी जिसने गाड़ियों की कीमत में 15-15 लाख रुपए कम किए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी कंपनी ने 15 लाख रुपए कम नहीं किए। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ ये क्या वालों की स्टॉनिक जो इन्होंने 15 लाख रुपए कम किए, तो हमें एक अच्छा लगा कि भाई ये अवाम को ये गाड़ी कोते खरीद में आ जाएगी, लेकिन इसमें भी एक गेम खेला गया। अच्छा। इनके बाद 3-3.5 हज़ार गाड़ियां ऐसी स्टॉनिक थी जो बिल्कुल इनके पास ब्लॉक होके रह गई थी, बिक नहीं रही थी क्योंकि इनकी हाइब्रिड गाड़ी आने वाली थी। अब इन्होंने 15 लाख कम करके अपने ऑथराइज डीलर के थ्रू गाड़ी की बुकिंग की, और ये बुकिंग सिर्फ और सिर्फ उन इन्वेस्टरों को दी गई जो ब्लैक में गाड़ियां बेचते हैं, आवाम को नहीं दी गई। अब वो 15 लाख कम करके ये गाड़ियां बुक जरूर हो गई, बिक भी गई, लेकिन ये इनके ऑथराइज डीलर के जो इन्वेस्टर थे उन्होंने ये गाड़ियां खरीदी, अब वो एंजॉय कर रहे हैं, ब्लैक में गाड़ियां बेच रहे हैं। तो ये लम्हा फिक्रिया है मौजूदा हुकूमत। यहाँ सवालिया निशान है कि कहाँ है मौजूदा हुकूमत, ये क्यों नहीं इन तमाम चीजों को देख रही। और अगर हम ये देख भी लें कि एक कंपनी ने 15 लाख रुपए कम किए, तो फिर इस गाड़ी के ऊपर इनका प्रॉफिट और मार्जिन बस शहजाद साहब, वही बात है ना कि माफिया इतना स्ट्रांग हो चुका है कि इसको लगाम डालने वाला कोई नहीं है। बस हम बैठ के बात ही कर सकते हैं, अमली तौर पर ना कोई कुछ करता है ना कोई करने वाला दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आप पर बात की है। हम लोग आवाज ही उठा सकते हैं, बात ही कर सकते हैं, वो हम करते रहेंगे। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन, और अब हम बात करने जा रहे हैं बजट की हवाले से, क्योंकि आज बजट है, आज हर तरफ बात बजट की ही होगी, क्योंकि सबको ये इंतज़ार है कि देखें कि आवाम के लिए कितना रिलीफ है। तो जनाब, आपको पता है कि जो आम तौर पर हम अक्सर घरों में देखते हैं कि जो होम मिनिस्ट्री होती है ना, वो ख़वातीन के हाथों में होती है और घर का बजट वो मैनेज कर रही होती हैं। तो हर साल नए माली साल का बजट एक आम घराने के बजट पर भी असरअंदाज होता है, आपको पता है, और हालात दोनों तरफ एक जैसे ही हैं। हुकूमत के पास भी अखराजात ज़्यादा हैं, वसाइल कम है, आमदनी कम है। घरों में भी यही सूरत हाल है कि कमाने वाले भी कम हैं, खाने वाले ज़्यादा हैं और आमदनी कम है, अखराजात ज़्यादा हैं। तो ये मैनेज करना ज़ाहिर है ख़वातीन के लिए भी मुश्किल है, लेकिन घर का बजट बनाने वाली जो माहिर ख़वातीन है वो हुकूमत को मशवरे ज़रूर दे सकती हैं कि आप किस तरह मैनेज करें। ज़ाहिर है उनका भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो अपना घर चलाती हैं। तो आज हम कोशिश करते हैं कि कुछ ख़वातीन जो कि हमें ज्वाइन करें, जो कि वर्किंग भी हों और हाउस वाइफ भी हों, जो कि हमें बताएंगे कि दोनों अपनी अपनी फील्ड में किस तरह से काम कर रही हैं, अपने घर में और अपने ऑफिस में, और किस तरह अपने एक्सपेंस को मैनेज कर रही हैं। इस वक्त हमें डॉक्टर वजीहा खान साहिबा ने ज्वाइन किया है, जो कि वर्किंग लेडी हैं। इसके अलावा बुशरा अवान साहिबा हैं, जो कि हाउस वाइफ हैं। तो ये दोनों मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगी कि अब इस दौर में उनके लिए कितना मुश्किल हो गया घर को मैनेज करना। पहले के वक्त में और अब के वक्त में फ़र्क तो सभी को मालूम है। तो मैं इनको वेलकम करूंगी अपने शो में। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले मैं डॉक्टर वजीहा आपकी तरफ आती हूँ, मुझे बताइएगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं बीइंग अ वर्किंग लेडी आने वाले बजट से? हमारी एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली यही है कि इसमें हमारा भी ख्याल किया करें, क्योंकि जितना ज़्यादा
बजट और स्पेशली पेट्रोल प्राइसेस और ये सब बढ़ती जा रही है वक्त के साथ साथ, तो मतलब एक घर से अगर 2 लोग भी कमा रहे हैं तो बहुत मुश्किल होती जा रही है चीजें। जैसे आप लोगों के सामने तो हमारी आधी सैलरी तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में ही चली जाती है, और वो ये कि हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस तरह से मैनेज करना चीज़ों को। तो हम तो यही एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि वो वसाइल को बढ़ाएं और थोड़ा हमारा भी इस तरह से ख्याल रखें कि अपनी जो उनके लग्जरीज हैं उन सब चीज़ों को थोड़ा सा महदूद करें। जैसे हम चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हैं, जैसे पहले हम लोग फ्रोजन मील्स और इस तरह ग्रोसरी ज़्यादा होती थी उस वर्किंग के हिसाब से कि हमें फ्रोजन फूड भी रखना पड़ते थे, क्विक फिक्स भी रखना पड़ते थे, लेकिन वो अब हमने कम करके थोड़ा सा घर की बनी हुई चीज़ों और इस तरह से आ रहे हैं। तो हम जब इन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं तो गवर्नमेंट भी हमारा ख्याल रखते हुए बजट को बनाए कि वो लोग भी थोड़ा सा कुर्बानियां देना सीखें। डॉक्टर वजिया ऐसा हो कि ये ख्याल रखते हुए बनाया जाए। जाहिर है उनके अपने एक्सपेंस पहले वो साइड पे किए जाते हैं, जो मराहत एक होती हैं और उसके बाद दूसरी चीज़ें आती हैं। अच्छा बुशरा साहिबा, मुझे आप ये बताइएगा कि आप किस तरह से घर को मैनेज करती हैं? ज़ाहिर है अभी जो सिचुएशन है, अगर एक आम खातून की बात की जाए तो वो ये सोचती है कि सब्ज़ी भी बहुत महंगी हो गई है, फल बहुत महंगा है, गोश्त एक गरीब बंदा अब नहीं खा सकता, कुकिंग ऑयल इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं और आटा चावल भी बहुत महंगा है। तो क्या फ़र्क है अब में और पहले में, और अब जो बजट आने वाला है आपकी उस पर एक्सपेक्टेशन क्या है? मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले जैसे बहुत ईजी होता था, हम बजट जो है घर का मैनेज कर लेते थे, लेकिन अब जो है वो वाकई सब चीज़ें सोचनी पड़ती है, देखते चलना पड़ता है कि क्या चीज़ कम करें क्या ज़्यादा करें। तो इसी तरह जैसे हम घर के लिए सोचते हैं कि फ्रूट थोड़ा कम ले आएं, और अगर हम बाहर घूमने वगैरह जा रहे हैं तो पहले वीक में जैसे 2-3 बार जाते थे, अब हमने उसको कम कर दिया है, जैसे एक बार जा रहे हैं, या फिर अगर गाड़ी ज़्यादा यूज हो रही है तो वो उसको हम कम यूज करें ताकि पेट्रोल कम लगे। और इसी तरह से एक हाउसवाइफ होने के नाते से इसी तरह की काफ़ी ग्रोसरी में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी जैसे मैं देखती हूँ कि मैं उसको कम कर देती हूँ देखते हुए। इसी तरह हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अपने एक्सपेंसिव थोड़े कम करे, जो इनको मराहत और वो चीज़ें मिली हुई हैं, बहुत सारी जो प्रोटोकॉल जाता है, बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, वो कम करें। थोड़ा सा बुशरा आप अपने लेफ्ट पे हो जाएंगी ना, तो आप मिडिल ऑफ द कैमरा आ जाएंगी तो ज़्यादा अच्छा आपका फ्रेम आएगा। मैं चाहती हूँ लोग आपको देखें तो अच्छा लगे जी। अच्छा, तो बस यही है कि गवर्नमेंट से यही अपील है हमारी कि बस हमारा ख्याल करते हुए बजट बनाया जाए, कोई अपनी मराहत को थोड़ा सा कम करें और थोड़ा आम आवाम का भी ख्याल करें, क्योंकि बहुत महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से अब जो है वो वाकई बहुत चीज़ें जो हैं वो बहुत मुश्किल हो गई हैं। अच्छा डॉक्टर वजिया, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। आप मुझे बताइएगा, बीइंग अ वर्किंग लेडी, मैं बार बार आपसे यही मेंशन करके बात कर रही हूँ क्योंकि जाहिर है वो घर देख रही हैं, आप बाहर के मामलात भी साथ में देखती हैं। तो अब हम लोग अक्सर देखते हैं कि अपने ऑफिस में जब ये बात की जाती है कि भाई वाकई महंगाई बहुत बढ़ गई है, हमारी सैलरी उस तरीके से नहीं बढ़ रही है, सैलरी भी बढ़नी चाहिए अगर बाहर महंगाई इतनी हो गई है, लेकिन जाहिर ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने हिसाब से सोचती हैं, जो उनका प्रॉफिट मार्जिन होता है उसी में उन्होंने वर्कर्स की सैलरीज को भी मैनेज करना होता है। तो मजबूर आप भी हैं, मजबूर आपकी मैनेजमेंट भी है। तो इस सूरत हाल में आप गवर्नमेंट को क्या मशवरा देंगे? मैं उस सूरत हाल में गवर्नमेंट को यही मशवरा दूंगी कि एटलीस्ट फिर हमारे लिए थोड़े वसाइल बेहतर करें, क्योंकि जब हम अपनी अपर मैनेजमेंट से बात करते हैं तो उनका यही होता है कि आगे से हमारे लिए चीज़ें बहुत प्रॉब्लम है, हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रही है, हमारे लिए भी बहुत महंगाई हो रही है हमारे। तो उस हिसाब से अगर ये पूरी साइकिल ठीक हो जाएगी ना, जैसे पूरी एक साइकिल है एक तरह की, जैसे गवर्नमेंट का पूरा एक चल रहा है, तो उसी हिसाब से अगर गवर्नमेंट मतलब हमारी वसाइल ज्यादा पैदा करेगी, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देगी, तो शायद उससे भी चीजें थोड़ी सी बेहतर होने के ऑप्शंस बन सकते हैं। अच्छा, इसमें मेरा एक सजेशन भी है जिस पे मैं चाहूंगी कि आप भी अपनी राय दीजिएगा। आई थिंक सो हमारे यहाँ अगर गवर्नमेंट का फोकस सबसे पहले तालीमी निज़ाम पे होगा ना, कि तालीम के निज़ाम को इस तरह का कर दिया जाए, स्टैंडर्ड उसका ऐसा हो कि लोग प्राइवेट स्कूल्स का रुख करना छोड़ दें, लोगों के बच्चे कम फीसिस के साथ गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े जहाँ की पढ़ाई की क्वालिटी उस लेवल की हो जो अभी प्राइवेट स्कूल्स में मिलती है, तो आपका एक्सपेंस बहुत हद तक जो है ना वो कम हो जाएगा। लोग एम्प्लॉयमेंट ही ऐसे बढ़ेगी ना कि बिल्कुल एग्जैक्टली सॉरी, एम्प्लॉयमेंट ही ऐसे बढ़ेगी अगर आप ज्यादा फ्री एजुकेशन दे रहे हो, ज्यादा लोगों को काम दे, ज्यादा लोगों को पढ़ाई दे रहे हो, इस तरह से करो तो आगे बढ़ के वो आप लोगों के लिए काम करेंगे ना। इन अ वे अगर गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब्स वगैरह का ज्यादा हो जाएगा तो फ्री, मतलब ये पूरी साइकिल एज आई से बिफोर, तो ये पूरी साइकिल ठीक होने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो एजुकेशन मस्ट है,
उसके बाद फिर ऐसा ऐसा उसके बाद फिलहाल तो हम ये सोच भी नहीं सकते कि हमें मेडिकल अलाउंस इस तरह के मिलेंगे कि हमारे डोर स्टेप पे जनाब कोई टेंशन ही ना हो। लोग तो अब ये सोच के भी काम करते हैं कि बुढ़ापे में क्या होगा अगर बीमार हो गए तो। अच्छा, अब मैं टैक्सेस इतने कट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली हमें उस तरह का कुछ फायदा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, वो आपकी डोर टू डोर को किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा बुशरा, मुझे बताइएगा, आवाम को परेशान, बिल्कुल आप मुझे ये बताइएगा कि जब आप बाहर निकलती हैं ग्रोसरी के लिए या फिर अपने घर की चीजें खरीदने के लिए, तो आपके ज़हन में क्या होता है कि ऐसा क्या हो जाता तो जनाब मेरा इतना एक्सपेंस ना होता, कम हो जाता। हुकूमती सतह पर ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो आपकी नज़र में लिए जाने चाहिए जिससे एक आम सारिफ को एटलीस्ट फौरी रिलीफ मिलेगा? देखिए, बेसिकली तो सबसे एक आम इंसान के तौर पे अगर मैं बात करूं तो सबसे बेसिक जो चीजें हैं, दूध, दही, आटा, दूध, आटा, चीनी वगैरह, ऑयल, इन सब में थोड़ी कमी हो ताकि जो ऐसे लोग हैं जिनकी आप बिल्कुल सैलरीज आप देख सकती हैं कि बहुत ही कम होती हैं, तो वो भी जो है वो ये चीजें तो खरीद सकें। और बाकी ये है कि गवर्नमेंट से यही अपील है कि इन सब चीजों को देखें। और फिर एजुकेशन सेक्टर, सबसे ज्यादा गुस्सा तो उस वक्त आता है कि जब आपको ये पता चलता है कि जनाब सारा प्याज एक्सपोर्ट हो गया और अब अपने मुल्क में प्याज की किल्लत है, इसलिए प्याज 250 रुपए किलो पर चला गया है। इसी तरह टमाटर सारा जनाब मौजूद नहीं है, वो फसलें तबाह हो गई हैं, सैलाब आ गया था, अब ये ईरान से आ रहा है। जी बाहर चली जाती हैं, हमें जो है वो फिर वो रेट बढ़ा दिए जाते हैं हमारे लिए। और बच्चों वगैरह के लिहाज से मैं ये कहूँगी कि स्कूल वगैरह की फीसिस और वो इतनी बढ़ गई हैं कि जो है वो प्राइवेट सेक्टर में आपको अफोर्ड करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, तो उसमें थोड़ी सी रिलीफ दी जाए। और बाकी यही कह सकते हैं उनको कि बस हमारा थोड़ा ख्याल बनाते हैं। बजट तो बन चुका है, आज बस पेश होना है, लेट्स सी उसमें क्या बताया जाता है। आप थोड़ा सा दोबारा अपने लेफ्ट पर आ जाएं ताकि हम आपको प्रॉपरली देख सकें। अच्छा डॉक्टर वजीहा, मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा सा आप मुझे बीइंग अ पाकिस्तानी बताइएगा कि जो अभी हालात हैं इसमें हम देखते हैं कि जी मईशत तो ट्रैक पर नहीं थी, उसको मुश्किल से ट्रैक पर लाए, इन्वेस्टर्स लाए हैं, यहाँ पर इकोनॉमी का पहिया चलाने के लिए सीरियसनेस के साथ अब काम हो रहा है, वरना तो चीज़ें कुछ स्टक सी हो गई थी। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ये जो बजट आता है जस्ट एक नंबर गेम होती है, चीज़ें वही होती हैं, बस उसी में थोड़ा कम ज़्यादा कर दिया जाता है, कुछ नया देखने को नहीं मिलता है। आपकी भी यही राय है या फिर आपको लगता है कि कुछ संजीदगी के साथ देखा भी जाता है? आई एम सॉरी टू से थोड़ा सा रूड बोल रही हूँ, लेकिन नंबर गेम नहीं है, ये जेब गेम है एक्चुअली। तो मतलब जितना हम अब बिल्कुल बहुत अफसोस होता है, मतलब वही बात जो कि बेसिक नेसेसिटीज हमें नहीं मिल रही हैं। तो इट्स ऑल अबाउट, मतलब मुझे तो अभी भी ऑनेस्टली मतलब वही बहुत लोगों को तकलीफ होगी इस बात से, लेकिन ऑनेस्टली अभी भी एज बीइंग अ पाकिस्तानी, एज बीइंग अ वर्किंग वुमेन, मुझे किसी तरीके से उम्मीद नहीं है अभी। मतलब मेरी होप बिल्कुल जीरो पर है। एक वक्त था जब हम थोड़ा सा उम्मीद करते थे शायद हमारे लिए कुछ रिलीफ आएगा, लेकिन अब बेसिक नेसेसिटीज जब आटा, चावल और सब्जियां ही हमें इतनी महंगी मिल रही है तो और क्या रह गया, मतलब बेसिक ही नहीं हमें कुछ मिल रहा, तो फिर तो मतलब बहुत इम्पॉसिबल है। तो मेरी मतलब अभी भी ऑनेस्टली कोई उम्मीद नहीं है इस बजट से कि इसमें हमारे लिए कोई रिलीफ होगा। हाँ, गवर्नमेंट के लिए जरूर रिलीफ होगा, इनकी बड़ी बड़ी दावतों के लिए जरूर रिलीफ होगा, लेकिन हमारे लिए नहीं होगा किसी तरह का। हर चीज में अवाम ही को पीसा जा रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। अब इसमें पता है क्या, मैं बुशरा ये भी सोचती हूँ कि हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि जो पॉलिसी कोई इस तरह की आती है जो हमें कुछ बेहतर लगती है, हेल्थ कार्ड अगर कोई किसी भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और उससे कुछ रिलीफ अगर आवाम को मिल रहा है, गवर्नमेंट चेंज होती है, हेल्थ कार्ड बंद हो जाता है, फिर आप हाथ में हाथ धरे बैठ जाते हैं कि जी हुकूमत अब दूसरी आ रही है, अल्लाह करे कि वो इसको खोल दे, इस स्कीम को कंटिन्यू करे। एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हुकूमतें बदलती हैं, अच्छी पॉलिसीज़ भी ख़त्म हो जाती हैं। अगर अच्छी पॉलिसीज़ के लिए ये साथ मेक श्योर कर दिया जाए ना कि ये अगले 15 साल के लिए, अगले 20 साल के लिए है, तो भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हुकूमतों का बार बार बदलना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बहुत बड़ी वजह है इस मुल्क में हालात के ठीक ना होने की। क्या कहती हैं आप? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन जो है वो अब हम ये कैसे समझा सकते हैं गवर्नमेंट को ना कि हमारे लिए रिलीफ तो तभी होगा ना जब हमारा मेडिकल फ्री होगा, या हमारी बच्चों की स्कूल की फीसेस कम होंगी, या हमारे जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें थोड़ा सा वो हमें थोड़ा सा वो दिया जाएगा, रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन यही चीजें हैं कि बजट से वाकई मैं डॉक्टर विजय की बात से इत्तेफाक करूंगी कि कोई उम्मीद नहीं है, हमें भी ये काम
देखिए ये अभी जैसे कि डॉक्टर जैसे कि बुशरा ने कहा ना कि हम समझा ही सकते हैं, मेरा ख्याल है कि हम समझा नहीं सकते, हम सिर्फ लताड़ सकते हैं जो हम करते हैं और उसका कोई ऐसा हमें कोई रिजल्ट नजर नहीं आता। मैं आखिर में बस इसी बात का अफसोस है। बिल्कुल आखिर में मैं बस यही कहूंगी कि अल्लाह करे कि कुछ इस तरह की हिदायत इनको भी मिले कि ये एटलीस्ट तरजीही बुनियादों पर आवाम को बेसिक नेसेसिटीज तो पहुंचा दें, बाकी जो करना है करते रहें, क्योंकि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता IMF क्या कहता है, डॉलर कहाँ गया, किस क्रंच में लिक्विडिटी के हम हैं नहीं है, इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को फर्क पड़ता है कि उनको 2 वक्त का खाना अपने बच्चों के लिए बहुत महंगा मिल रहा है, वो सस्ता मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया बुशरा साहिबा, आप मेरे साथ मौजूद रही। डॉक्टर वजिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप दो तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसा कि मैंने अपने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि बहुत सारी उम्मीदें फिल्म इंडस्ट्री ने भी बजट से लगा ली हैं। उनको लगता है कि शायद रिवाइवल होगा, पता नहीं कितने पैसे मिल जाएंगे, हुकूमत ने संजीदा ले लिया एंटरटेनमेंट को। क्या वाकई ऐसा है या नहीं, इसी पे बात करने के लिए कामरान जावेद साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। और कामरान जावेद जो हैं वो फिल्म क्रिटिक हैं और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इनकी गहरी नज़र है इन सारे मामलात पर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह आने के लिए शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो भी अनाउंसमेंट जिसके बारे में हम सुन रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक बजट मुख्तस किया जा रहा है, ये बाय द वे फॉर द फर्स्ट टाइम है या फिर ऐसा होता आया है? क्यों इतनी एक्सपेक्टेशंस लगा ली आप लोगों ने या फिल्म इंडस्ट्री ने? फिल्म इंडस्ट्री ने तो हमेशा से एक्सपेक्टेशंस लगा के रखी है। गवर्नमेंट बहुत देर से जागती है। तो बात यह है कि इस साल तो आई हैवंट सीन एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट इन द बजट। आई माइट हैव मिस समथिंग, मगर अभी तक तो मेरे सामने नहीं है। मगर जो एक्चुअली जो मेन चीज़ है दैट इज़ अ फिल्म ग्रांट, जो लास्ट ईयर जो इंटरिम गवर्नमेंट से पहले अनाउंस करी गई थी, दैट वाज इनिशियली अनाउंस्ड एज अ 2 बिलियन की ग्रांट। तो वो अब आ रही है, अब फिल्म मेकर्स को वो मिलेगी, तो दैट इज़ अ बिग अमाउंट। 2 बिलियन का अनाउंस हुआ था, वी डोंट एग्जैक्टली नो हाउ मच इट्स गोइंग टू कम, मगर दैट विल हेल्प पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स अ लॉट। इनफैक्ट सबमिशन सारे कंप्लीट हो गए, लोगों ने अप्लाई करा है, तो दैट विल होपफुली लीड टू बेटर रिजल्ट्स। अच्छा, इसमें क्या कुछ डिटेल्स दी गई हैं कि ये जो अभी बजट मुख्तस किया गया है ये किस पर्पस के लिए होगा? इसको कोई कैटेगराइज किया गया है, कोई डिटेल्स इसकी कुछ पता चलेगा? मतलब ये पता कि हुकूमत पैसा देगी मतलब ऐसा ही है ना? ऐसा ही। तो ये जो फंड्स आएंगे ये कहाँ कैसे लगेंगे? कुछ चेक एंड बैलेंस कुछ है इसका? अच्छा जी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तानी सिनेमा का स्टेट बहुत बुरा है। यानी हम कब से कह रहे हैं बुरा है बुरा है बुरा है, अब ये बिल्कुल उस पॉइंट पे आ गया है कि अब आप लास्ट लाइन के ऊपर आ गए। तो इस पॉइंट पे एक टर्म है जो लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री वाले कि बेल आउट की ज़रूरत है। मैं कभी इस टर्म के लिए आई वॉजंट क्या कहते हैं अटैच टू दैट टर्म, क्योंकि बेल आउट किस बात का? फिल्म मेकर्स खुद अगर अच्छे प्रोडक्ट बनाते तो सिनेमा वापस आ जाता। प्रॉब्लम की बात अब ये हो गई है कि अब डेस्परेटली राइट नाउ जो कंडीशन आपका हो गया है, चाहे आपका बेहतरीन प्रोडक्ट भी आ रहा होगा, वो इतना बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल नहीं रखता। तो अब तो बेल आउट की सख्त 100% ज़रूरत है। अच्छा, बेल आउट ऐसे ही पैसे नहीं बांटे जा सकते। तो जो आपका मेन फिल्म फंड बना है, FDFF करता है, फिल्म एंड ड्रामा फाइनेंस फंड। ड्रामे की तो पैसे की ज़रूरत नहीं, ड्रामा इज़ द मोस्ट लुक्रेटिव इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। तो ये फिल्म फंड जो आया है ये फिल्म मेकर्स को मिलेगा, मगर देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेक एंड बैलेंसेस इनटू इट। हर एक के लिए है, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी है। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स स्ट्रेंथन कर रहा है, एग्जिबिटर्स को स्ट्रेंथन करेगा विद गुड प्रोडक्ट्स, प्रोड्यूसर्स को करेगा। तो लास्ट ईयर अनाउंस हुआ था एंड अब कुछ अर्से पहले इसकी एडवर्टाइजमेंट भी आ गई है। सबमिशंस ऑन हो गए थे, सबमिशंस आ भी गए हैं। तो अब बस इंशाल्लाह अगले कुछ प्रोसेसेस के अंदर ये अवार्ड होना शुरू हो जाएगी। होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड। होपफुली, चले जी, होप सो, लेट्स सी। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि जो रीसेंट एडवर्टाइजमेंट है, ग्रांट और कहा जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे फंडिंग होगी, तो ये क्या चक्कर होगा? कुछ समझाएंगे इस बारे में? अच्छा जी, जो फंड निकला है वो प्रोडक्शन के लिए निकला है, फिल्म मेकर्स के लिए निकला है। तो अब किस सूरत हाल में अब अगर कोई फिल्म मेकर अगर हमें अप्रोच कर रहा है, जो हमारी एडवर्टाइजमेंट आई है उसके लिहाज से, वो हमें प्रोजेक्ट सबमिट करें, हम देखेंगे, रिव्यू करेंगे। इफ़ द प्रोजेक्ट इज़ गुड इनफ, दैट प्रोजेक्ट विल गेट फंडिंग। इसके अंदर ये है कि हम फंडिंग किस रेशो से होगा? 60-40, 40-60, 50-50, जबरदस्त। 50 गवर्नमेंट देगी। दिस इज अ ग्रांट, तो ग्रांट के लिए आपको पैसा वापस नहीं करना होता।
सही, तो आधा बजट तो आपका वैसे ही ऑफसेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल 10 करोड़ रुपए की फिल्म है, तो नाउ दैट 10 करोड़ फिल्म नीड्स 30 करोड़ एट द बॉक्स ऑफिस टू ब्रेक इवन। ना हो जाए ना कि एक मखसूस डायरेक्टर प्रोड्यूसर को ही नवाजा जाए और जनाब और किसी को मिल नहीं रहा, लोग कहें कि हम अच्छे फिल्म मेकर बैठे में हमें कोई पूछ नहीं रहा, ये चीजें अच्छा, ये हर एक के लिए है सही। एंड सिंस आई एम अ पार्ट ऑफ दैट फंड, तो आई कैन वाउच फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द रूल्स। एटलीस्ट मैं रूल्स के बारे में बात कर सकता हूँ। रूल्स बहुत डिटेल के अंदर हैं। अगर आप डिटेल के अंदर रूल्स पूछेंगे तो हमारा पूरा एक शो निकल जाएगा। मगर मैं आपको चंद एक बताता हूँ। बेसिकली हमारा जो मैंडेट है, और एटलीस्ट जो फिल्म फ्रेटर्निटी जो इसके अंदर साथ इन्वॉल्व है, उसका मैंडेट एग्जैक्टली। तो मैंडेट होना हमारा इनिशियली मैंने सवाल सबसे पहले यही करा था जब व्हेन दिस वाज सेट अप कि व्हाट इज़ अ मैंडेट, हम कैसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, जो आपका सवाल अभी आया। तो ये दिस इज़ ओपन फॉर फिल्म मेकर्स ऑफ एवरी टीयर, चाहे छोटे से लेके बड़े से बड़े तक का। हाँ जी, अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम 50% बजट तो दे रहे हैं, किस टाइप की फिल्म को दे रहे हैं, हर टाइप की फिल्म को नहीं मिल सकता। तो फिल्म मेकिंग फ्रेटर्निटी का ये बड़ा एक कलेक्टिव डिसीजन है, और फर्स्ट टाइम आई सीन के सब मिल के एक और एक 11 बने हैं फिल्म मेकिंग साइड से, कि हम लोग वो फिल्म को प्रेफर करेंगे जो पाकिस्तानी ऑडियंस को वापस लाए। तो जो हमारे पास सबमिशन आ रहे हैं, हम उसमें से बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट देखेंगे और उसको लेंगे। जो सिचुएशन इस वक्त है ना, बॉलीवुड का बड़ा नाम है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि बॉलीवुड की फिल्म्स भी अब उस तरह से बिजनेस नहीं कर रही हैं। वही एक ही चीज़ लोग देख देख के थक चुके हैं, वही शक्लें देख देख के थक चुके हैं, जिसकी वजह से आई थिंक सो उनकी भी देखिए, एक ज़माना था हम लोग ब्लॉकबस्टर मूवीज़ की, मतलब अपने बचपन के हम अब भी वही देखते हैं, लेकिन अब वो ऐसी मूवीज़ नहीं आ रही हैं कि हम कहें कि जनाब उनसे अगर हमारा कंपैरिजन है तो वो बड़ा शानदार काम कर रहे हैं तो हम नहीं कर रहे। काम वहाँ पे भी नहीं हो रहा। अग्रीड। असल में ये एक सिर्फ बॉलीवुड में नहीं हो रहा है, ये हॉलीवुड में भी है। अभी कल ही मैंने एक हॉलीवुड की फिल्म देखी थी, पार्ट ऑफ फ्रेंचाइज, बड़ी फ्रेंचाइज थी, वन ऑफ द वर्स्ट फिल्म्स आई हैव सीन दिस ईयर। बल्कि साउथ इंडियन मूवीज़ ज़्यादा चल रही हैं, साउथ इंडियन मूवीज़ भी चल रही हैं। तो हॉलीवुड बॉलीवुड सब कलेक्टिवली एक क्लीशे हो गया है फिल्म बनाने का तरीके के अंदर, तो उसी तरीके से फिल्म बना रहे हैं, तो हमारे लिए कोई इंटाइसमेंट नहीं रह रही। हम रूल से हट गए। अब रूल्स पे अगर वापस आ जाएंगे तो अब हमारे पास जो सबमिशंस होंगे उसमें से हम देखेंगे कि भाई बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट क्या है, उसको अप टू 50% ऑफ द बजट जो इसकी फिल्म की प्रोडक्शन का बजट होगा, मतलब फिल्म किस तरह की, स्क्रिप्ट कैसा होना चाहिए। अब अच्छा, हमारे पास एक चीज़ बहुत अच्छी हम लोगों ने वो करी हुई है कि कोई एक स्पेसिफिक टाइप की नहीं होनी चाहिए। वी आर एक्सप्लोरिंग ऑल जॉनर्स, एक्शन, कॉमेडी, हॉरर, साइंस फिक्शन, हर एक के लिए दरवाजे खुले। अब फिल्म मेकर्स के ऊपर डिपेंडेंट है हम लोग, जो प्रोडक्ट्स फिल्म मेकर्स हमें देंगे हम उसी में से पिक एंड चूज़ करेंगे। बट आई कैन टेल यू फॉर अ फैक्ट कि क्योंकि ग्रेपवाइन में बात निकलती है, देयर आर सम प्रिटी गुड प्रोडक्ट्स इन इट जो सबमिट हुए हैं। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स भी आपके पास आए हैं, ऑफ कोर्स बहुत बुरे भी आए होंगे, तो वो जब हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो वहाँ जाके देखेंगे। बाकी जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्योंकि आई एम इन द मेन कमेटी एज वेल, और प्लस साथ साथ जो रूल मेकिंग कमेटी है, रूल्स मेरे ऑलमोस्ट हाथ से लिखे हैं, तो दे हैव बीन मेड इन सच अ वे कि वो फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच के साथ आए। तो फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच इसका ये सेंस है कि आपके पास कुछ ऐसी शिखें लगी हुई हैं जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में कभी इस्तेमाल नहीं, और वो आपके पास वो हैं जो हॉलीवुड में इस्तेमाल होती थी। डिस्ट्रीब्यूटर का साथ होना, ताकि आप डिस्ट्रीब्यूटर को भी आप स्ट्रेंथन करें, आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्लियरेंस होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पता चला आपने किसी दिन मुझे कहानी सुनाई हो और वो मैंने फ़ंड में भेज दी, फिल्म बना दी, तो आप अगर हम पे केस करेंगी, फ़ंड रुक जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएगा, ठीक है आप लोगों ने सारा देखा, क्राइटेरिया पे मूवी पूरा उतरी, स्क्रिप्ट अच्छा है, एवरीथिंग इज़ गुड, और आप लोगों ने उसको फंड कर दिया। 50% आपका, 50% आई मीन टू गवर्नमेंट आप है, और 50% मैं गवर्नमेंट नहीं, बाय द वे। ओके, और अगर फिल्म बिजनेस नहीं करती है, फिल्म फ्लॉप हो जाती है, तो देन अच्छा जी, अब जो 50% का जो ग्रांट है, इसको इस तरीके से देखा जाए कि अगर 10 करोड़ की आपकी फिल्म बनती है तो इट नीड्स 30 करोड़ एट द बॉक्स ऑफिस टू ब्रेक इवन। बॉक्स ऑफिस हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है। हम लोगों ने क्या करा है कि क्योंकि 50% अमाउंट आ रहा है तो वो हाफ ऑफ बजट कट कर देता है, बची हाफ ऑफ द बजट, मीनिंग 5 करोड़। नाउ यू नीड 15 करोड़ एट द बॉक्स ऑफिस रादर देन 30 करोड़ टू ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन पॉइंट, सक्सेस का पॉइंट हम लोग बार करीब ला रहे हैं फॉर द फिल्म मेकर्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा स्टेप हो जाएगा। अब इसमें ये होता है कि उस टाइप की फिल्म्स हम लोग इंशाल्लाह कामयाब हो जाएं सेलेक्ट करने में, जो पाकिस्तानी ऑडियंस को वापस लाए। ये लोग कैसी फिल्म्स देखना चाहते हैं? आपके पास बड़ा साफ टेम्पलेट बना हुआ है, 2013 से लेके अभी का तक का आप टेम्पलेट देखें तो आपकी फिल्म फॉर एग्जांपल दगाबाज दिल अभी आई, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत बुरी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इट्स फेयरली एडिकेट। अगर आप फेयरली एडिकेट भी फॉर एग्जांपल कंटेम्पलेट करें, बाय द वे दगाबाज दिल की आपने बात की है,
तो रियली सॉरी टू से कि हमें नहीं पता था ये मूवी आ रही है। अच्छा। हमारे यहाँ प्रमोशंस के तो ये हालात हैं, तो आई थिंक सो जब ग्रांट मिलेगा तो होप सो ये चीज़ें भी बेहतर होंगी। अच्छा, ये आपके दोनों सवाल में एक साथ ही इसके वो कर लेता हूँ। पहली बात तो अनफॉर्चुनेटली हमारे दुनिया का एक कानून है कि ₹1 की अगर प्रोडक्शन हो तो आप सामने से ₹1 P&A जो कहलाता है या मार्केटिंग होती है उसमें आप लगाएं। हम लोग क्या करते हैं कि ₹1 का प्रोडक्शन बजट होता है और 20 पैसे लगाते हैं। तो हमारे पास, आपके पास, किसी पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि कौन सी फिल्म आने वाली है। अगर मैं इंडस्ट्री करीब हूँ तो मुझे पता होता है कि आ रहा है, मगर ऑडियंस को नहीं पता। बिल्कुल ऐसा ही। आपका इक्वलेंट अमाउंट होना चाहिए। हमारे इस फंड के अंदर भी एक स्पेसिफिक रूल ज़रूर है और एक प्रेफरेंस भी होगा कि जो फिल्म्स अपना P&A का बजट इंक्लूड करें, मार्केटिंग का बजट प्रोडक्शन में इंक्लूड करें, और वो उसका भी हमने मिनिमम थ्रेशोल्ड रखा हुआ है। यानी 10-20 लाख रुपए में बात नहीं होगी, करोड़ का कम से कम आप करें, ऑडियंस को तो पता चले क्या आ रहा है। सेकेंडली आपकी बात होती है जो आपने दगाबाज दिल की हो रही थी, अगर इसको एक मीडियोकर फिल्म भी आप समझें तो पिछले साल में सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म वो है। आपके पिछले साल का पर फिल्म एवरेज 1 करोड़ से अंडर का है बॉक्स ऑफिस का। इस फिल्म ने 9 करोड़ रुपए कमाए हुए एंड स्टिल रनिंग एट द बॉक्स ऑफिस। तो इसका मतलब है कि अगर मीडियोकर फिल्म भी आ गए, वो बेसिक आपका क्राइटेरिया पूरा करती है, तो पाकिस्तान की ऑडियंस ऐसी है कि वो भी जाके देख लेगी। तो हम वो अपॉर्चुनिटी ऑडियंस को देते ही नहीं। में जो चीज़ एक और है बेसिक सवाल, वो मैं आपसे शॉर्टली प्रिसाइजली उसका जवाब दीजिएगा। ये सिनेमास की जो हालत ज़ाहिर है उसको बेहतर करने के लिए क्या हो रहा है? अभी तक कुछ नहीं हो रहा, अनफॉर्चुनेटली। सिनेमा इस ऐलान के बाद भी कुछ नहीं होगा अभी इस साल तो कुछ। आई कैन गारंटी वन थिंग कि इफ़ दिस ग्रांट इज सक्सेसफुल, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, फिल्म्स अच्छी फिल्म्स आएंगी, अच्छे लोग देखने आएंगे। लेट्स सी क्या होता है, व्हाट विल हैपन। थैंक यू सो मच कामरान जावेद साहब, आप मेरे साथ मौजूद रहे। और जनाब प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो चुका है, मुझे आपसे इजाज़त लेनी है। बजट आज आपको पता है आ रहा है, तो ज़रा कुछ पॉजिटिव फीलिंग्स रखें, तो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।